AP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 15 पृथ्वी पर जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले इसके परिचय में कि जैवमंडल की रचना वनस्पति जगत और जंतु जगत से होती है। मनुष्य भी जैवमंडल का महत्वपूर्ण और अभिन्न घटक है। पृथ्वी पर सर्वत्र जीवन है। पौधे, जीव जंतु तथा सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर जीवन के प्रतीक है। पाताल, धरती, समुद्र और अंबर सभी में जीवन पाया जाता है और इस प्रकार से जीवधारी विषुवत वृत्त से लेकर ध्रुवों तक, पर्वतों, घाटियों, पठारों और मरुस्थलों से लेकर वायुमंडल तक कोई स्थान जीवों से वंचित नहीं है। सूखी घाटियाँ शुष्क मरुस्थलों से लेकर बर्फ की चट्टानों में और महासागर के जल में जीवों का भंडार पाया जाता है और इस प्रकार से पृथ्वी पर जीवन का यह क्षेत्र जैवमंडल कहलाता है, जो पौधों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों और पर्यावरण के अंतर संबंधों से बना है। जीव स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल में रहते हैं और इस प्रकार से अनेक जीव एक मंडल से दूसरे मंडल तक खूब सैर सपाटा करते हैं। तापमान, वर्षा, आर्द्रता, सूर्य प्रकाश, भूमि, जल और मृदा जीवों की उत्पत्ति, विकास और परिवर्धन के साधन हैं। वनस्पति और पेड़ पौधों में भी अन्य प्राणियों की तरह जैविक क्रियाएं होती हैं। कोल के शब्दों में जैवमंडल वह पर्यावरण है जिसमें पृथ्वी, जल और वायु सहित सभी जीवधारी निवास करते हैं तथा पर्यावरण के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। प्रकृति कहीं भी जीवन शून्य नहीं है, उसमें सर्वत्र जीवन की धड़कन सुनाई पड़ती है। आइए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे पारिस्थितिकी या कह लीजिए इकोलॉजी। आइए देखते हैं। पारिस्थितिकी पर्यावरण जीवन का आधार और नियामक है, जो जैविक और अजैविक तत्वों का सुंदर समन्वय है। पर्यावरण का संतुलन बना रहे, यही जीवों के लिए हितकर है और इस प्रकार से पर्यावरण में विविध प्राणियों और जीवों का एक निश्चित अनुपात में बने रहना पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। जैविक और अजैविक कारक स्वस्थ अंतर्क्रिया करके पर्यावरण के उपयोगी स्वरूप को बनाए रखते हैं और इस प्रकार से पारिस्थितिकी इकोलॉजी जीवधारियों के जन्म, विकास, वितरण, प्रवृत्ति एवं उनके प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रहने की दशाओं से संबंधित। आगे हम लोग देखेंगे पारिस्थितिकी का अर्थ। आइए देखते हैं। पारिस्थितिकी इकोलॉजी ग्रीक भाषा के शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इकोलॉजी दो शब्द आइकोस और लॉजी शब्दों से मिलकर बना है। आइकोस का शाब्दिक अर्थ है घर तथा लॉजी का अर्थ है विज्ञान और इस प्रकार से इकोलॉजी शब्द का अर्थ हुआ पृथ्वी पर पौधों, मनुष्यों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवाणुओं के घर के रूप में अध्ययन से। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि जर्मन प्राणी शास्त्री अर्नस्ट हैकल
महोदय ने सर्वप्रथम 1869 ईस्वी में आइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था और इस प्रकार से उन्हें पारिस्थितिकी का ज्ञाता कहा जाता है। जीवधारियों और पर्यावरण के पारस्परिक अध्ययन करने वाले विषय को पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे पारिस्थितिकी की परिभाषाएं। पर्यावरण एवं जीवों में जो अनूठा तालमेल पाया जाता है उसी व्यवस्था को पारिस्थितिकी कहा जाता है और इस प्रकार से पर्यावरण के सभी जैविक और अजैविक कारकों में परस्पर गहरा संबंध पाया जाता है। इसी से पारिस्थितिकी व्यवस्था विकसित होती है। विभिन्न भूगोलविदों ने पारिस्थितिकी को निम्नवत परिभाषित किया है। आइए देखते हैं। सबसे पहली डिफिनीशन ओडम महोदय की है। इन्होंने बताया है कि पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और क्रिया का अध्ययन है। आगे नेक्स्ट डिफिनीशन है वार्मिंग महोदय की। आइए देखते हैं। पारिस्थितिकी पर्यावरण के संदर्भ में जीवों के अध्ययन का विज्ञान है। आगे है क्लेमेंटस महोदय जी की डिफिनीशन है। आइए देखते हैं। पारिस्थितिकी समुदाय का विज्ञान है और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी प्रकृति की अर्थव्यवस्था एवं प्राणियों के जैविक अजैविक पर्यावरण के साथ संबंधों की वैज्ञानिक अध्ययन की सुव्यवस्था है। आगे हम लोग देखेंगे पारितंत्र या कह लीजिए इकोसिस्टम। आइए देखते हैं व्हाट इज इकोसिस्टम। एक क्षेत्र विशेष में जो विशिष्ट जीव समूह निवास करता है उसके भूमि, जल और वायु के साथ ऊर्जा प्रवाह तथा पोषण श्रृंखलाओं से जो व्यवस्था उपजती है उसे पारितंत्र या इकोलॉजिकल सिस्टम कहा जाता है। पर्यावरण एवं विभिन्न पारिस्थितियों में अनेक पारितंत्र हो सकते हैं। उस क्षेत्र के पौधे एवं जीव जंतु पर्यावरण से अनुकूलन करके उसके अनुकूल ढल जाते हैं और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे एजी टांसले के शब्दों में पर्यावरण के समस्त जीवित एवं अजीवित कारकों से उत्पन्न तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इस प्रकार से पारितंत्र वह आधारभूत इकाई है जिसमें जैविक और अजैविक कारक एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। लिंडमैन ने इसे इन शब्दों में परिभाषित किया है कि पारितंत्र से आशय किसी क्षेत्र के जीव समुदायों के द्वारा अपने भौतिक पर्यावरण के साथ तथा आपस में भौतिक, रासायनिक एवं जैविक प्रतिक्रिया से उत्पन्न तंत्र। आगे हम लोग देखेंगे पारितंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। पारितंत्र को दो भागों में बांटा गया है जिसमें पहला है स्थलीय पारितंत्र या कह लीजिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और सेकंड है जलीय पारितंत्र या एक्वाटिक इकोसिस्टम। आइए देखते हैं। स्थलीय पारितंत्र को पुनः बायोम में विभाजित किया जा सकता है। बायोम पौधों और प्राणियों का वह समूह है जो विशाल भौगोलिक क्षेत्र में विस्तृत होता है। बायोम का निर्धारण जलवायु तत्व करता है और इस प्रकार से विशेष परिस्थितियों में वनस्पतियों और जीव जंतुओं के संपूर्ण योग को बायोम कहना उचित है।
इसके अंतर्गत वन, घास बहुल क्षेत्र, मरुस्थल और टुंड्रा पारितंत्र आते हैं। और इस प्रकार कह सकते हैं कि जलीय पारितंत्र में महासागरीय, ज्वार नदमुख, प्रवाल भित्ति पारितंत्र सम्मिलित होते हैं, जबकि ताजे जल के पारितंत्र में झीलें, तालाब, नदियाँ, कच्छ एवं दलदल सम्मिलित होते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे पारितंत्र की कार्यप्रणाली एवं संरचना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। आइए देखते हैं। पारितंत्र की संरचना में क्षेत्र विशेष के पौधे एवं जीव जंतुओं की प्रजातियां विशेष योगदान देती हैं। इस संरचना में सभी जैविक और अजैविक कारकों का सहयोग रहता है और इस प्रकार से भौतिक में तापमान, वर्षा, सूर्यातप, आर्द्रता, मृदा आदि आते हैं, जबकि अजैविक या अकार्बनिक तत्वों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस तथा पोटेशियम आदि सम्मिलित होते हैं। इसके जैविक कारकों में उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक सम्मिलित होते हैं। ये सभी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ये पारितंत्र की कार्यप्रणाली व संरचना का ये चित्र है और इसमें सूर्य या कह लीजिए सोलर एनर्जी जो जनरेट हो रही है सूर्य से, उसको दिखाया गया है और वो एनर्जी आती है हरित पादप पेड़ पौधों में और इसके बाद मृत पोषक तत्व या कह लीजिए डिकम्पोजर में आता है। और हरित पादप उत्पादक जो है, इससे एनर्जी जाती है प्राथमिक उपभोक्ता में जिसे शाकाहारी कहते हैं, फिर उसके आगे ट्रांसफ़र होती है द्वितीयक उपभोक्ता में जिसे मांसाहारी कहते हैं, फिर आगे वही एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तृतीयक उपभोक्ता या कह लीजिए शीर्ष मांसाहारी में। ठीक, और उसके बाद जो या कह लीजिए सब डेड हो करके ये मृत अवशेष के रूप में इसको कहा जाता है या कह लीजिए डिकम्पोजर उसको कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्या है प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता। आइए देखते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में ये शाकाहारी जंतु होते हैं जो घास तथा पत्तियों से भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे बकरी, हिरण तथा चूहे। और सेकंड है द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता। ये मांसाहारी जीव हैं जिनका भोजन अन्य जीवों का मांस होता है, जैसे शेर, चीता, सांप और बाघ आदि। जो जीव अन्य मांसाहारी जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें चरम स्तर के मांसाहारी कहते हैं। आगे है अपघटक। अपघटक या इसको कह लीजिए डिकम्पोजर। जो जीव मृत जीवों पर निर्भर होते हैं अपघटक जीव कहलाते हैं। कौवा और गिद्ध ऐसे ही जीव हैं। बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्म जीवाणु मृतकों को अपघटित करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। आगे है खाद्य श्रृंखला या कह लीजिए फूड चेन। आइए देखते हैं। पर्यावरण में जो भी पेड़ पौधों तथा जीव जंतु विद्यमान होते हैं सभी एक खाद्यक्रम, एक स्तर से दूसरे स्तर तक जो ऊर्जा प्रवाह बनाते हैं उसे ही खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में एक स्तर से दूसरे स्तर तक ऊर्जा का रूपांतरण और प्रवाह ही खाद्य श्रृंखला कहलाता है। और इस प्रकार से खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर गहनता से जुड़ी होती हैं। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन देते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता तृतीयक उपभोक्ता का तथा तृतीयक उपभोक्ता
अपघटक का भोजन बन जाता है। और इस प्रकार से सांप मेढक खाता है, जबकि सांप को नेवला खा जाता है। एक मांसाहारी विविध प्रकार का मांस, एक शाकाहारी विविध प्रकार की घास, पेड़ पौधे खाता है। अर्थात जीवों को खाद्य श्रृंखलाओं के जो विकल्प उपलब्ध होते हैं उसे खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं। और इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला के निम्न दो रूप पाए जाते हैं। पहला है का चराई खाद्य श्रृंखला या कह लीजिए ग्रेजिंग फूड चेन। आइए देखते हैं। यह पौधों के प्रारंभ होकर तृतीय मांसाहारी उपभोक्ताओं तक जाती है। इसके 3 से 5 स्तर तक होते हैं। और आगे है अपरद खाद्य श्रृंखला या कह लीजिए डेट्रिटस फूड चेन। इस खाद्य श्रृंखला की निर्भरता चराई खाद्य श्रृंखला से प्राप्त मृत पदार्थों पर निर्भर करती है। इसे कार्बनिक पदार्थों का अपघटन भी सम्मिलित होता है। आगे हम लोग देखेंगे बायोम के प्रकार, टाइप्स ऑफ बायोम्स। आइए देखते हैं। संसार में पाए जाने वाले 5 प्रमुख बायोम इस प्रकार हैं: वन बायोम, मरुस्थलीय बायोम, घास भूमि बायोम, जलीय बायोम और उच्च प्रदेशीय बायोम। जैव भू रासायनिक चक्र या कह लीजिए भू जीव केमिकल साइकिल। पृथ्वी पर सूर्य जीवनदायी है। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जीवन का प्रारंभ करती है, जो हरित वनस्पतियों के जीवन का आधार है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन व कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हो जाती है और इस प्रकार धरती पर पहुंचने वाले सूर्यातप का मात्र 0.1% भाग ही प्रकाश संश्लेषण में व्यय हो पाता है। इसका 50% अंश पौधों के श्वसन विसर्जन में तथा शेष भाग अस्थायी रूप से पौधों के अन्य कार्यों में व्यय होता है। और इस प्रकार से पृथ्वी पर जीवन का चक्र जीवधारियों पारिस्थितिकीय अंतर संबंधों पर टिका है, जिसके लिए ऊर्जा, जल एवं पोषक तत्वों का प्रवाह आवश्यक होता है। पिछले 100 करोड़ वर्षों से वायुमंडल जलमंडल की संरचना में रासायनिक घटकों का संतुलन नहीं बदला है। यह चक्र जीवों द्वारा रासायनिक तत्वों के अवशोषण से प्रारंभ होकर सौर ताप से संचालित रहता है। जैव मंडल में जीवधारियों और पर्यावरण के मध्य के रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जैव भू रासायनिक चक्र या भू जीव केमिकल साइकिल कहते हैं। और इस प्रकार से बायो का अर्थ जीव तथा जीव का अर्थ पृथ्वी है। जैव भू रासायनिक चक्र के निम्न 2 प्रकार हैं। आइए देखते हैं, जिसमें पहला है गैसीय चक्र या गैसीय साइकिल, दूसरा है तलछटी चक्र ट्री साइकिल। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जल चक्र। आइए देखते हैं द वाटर साइकिल। पृथ्वी की सतह पर निवास करने वाले समस्त जीवधारी स्थलमंडल वायुमंडल जो जल का एक चक्र गति मान रखते हैं, इसी तरल ठोस और गैस के प्रारूप को जल चक्र या वाटर साइकिल कहा जाता है। देखेंगे कार्बन चक्र। आइए देखते हैं। सभी जीवित प्राणियों में जो कार्बन पाया जाता है वही समस्त कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व होता है, जो जीवों में विद्यमान है। इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तित रूप होता है, जो पौधों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से प्रारंभ होकर पौधों की जैविक क्रिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होने तक चलती है।
ये कार्बन चक्र है, जिसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया गया है चित्र के माध्यम से। पौधे या तो शाकाहारियों का भोजन बनते हैं अथवा सूक्ष्म जीव उनका विघटन कर देते हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीजन प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होकर पुनः वायुमंडल में आ जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन चक्र या कह लीजिए द ऑक्सीजन साइकिल। आइए देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का सह परिणाम बायो या कह लीजिए बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन है। यह कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीकरण से जुड़ी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल मुक्त हो जाती है। ऑक्सीजन चक्र एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि रासायनिक तत्व और ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्रेट बनाती है और इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की अवधि में जल अणुओं H2O के विघटन से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, जो पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन से वायुमंडल में पहुंच जाती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन चक्र या कह लीजिए नाइट्रोजन साइकिल। आइए देखते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन का सर्वाधिक अंश पाया जाता है, जो एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एवं वर्णक आदि का एक महत्वपूर्ण घटक है। और इस प्रकार से कुछ विशिष्ट प्रकार के घटक जैसे मृदा जीवाणु व ब्लू ग्रीन एल्गी इसे प्रत्यक्ष गैसीय रूप में ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे कि नाइट्रोजन का लगभग 90% अंश जैविक या बायोलॉजिकल है। स्वतंत्र नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत पृथ्वी के या कह लीजिए प्रमुख स्रोत मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रिया व संबंधित पौधों की जड़ें एवं रंध्र वाली मृदा है। और आगे हम लोग देखेंगे कि वायुमंडल में बिजली चमकने एवं अंतरिक्ष विकिरण द्वारा भी नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है। महासागरों में यह कार्य जलीय जीव करते हैं। वायुमंडल में विद्यमान यौगिक हरे पौधे में इसका स्वांगीकरण होता है। शाकाहारी जंतुओं के पौधों के खाने से यह नष्ट होती हैं, जबकि मृत पौधे एवं जीवों के नाइट्रोजी अवशेष मृदा में उपलब्ध बैक्टीरियाओं द्वारा नाइट्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि कुछ जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। विशिष्ट जीवाणु इन नाइट्रेट को पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं, जिसे डीनाइट्रीकरण कहते हैं। चित्र है नाइट्रोजन चक्र का, जो इस प्रकार से बनाया गया है। वायु आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बाद आगे देखेंगे अन्य खनिज चक्र। आइए देखते हैं अदर मिनरल साइकिल। जैव मंडल भू रासायनिक तत्वों के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों से भी संपन्न है। ये खनिज फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और पोटेशियम के रूप में मृदा, झील, नदियों तथा महासागरों में पाए जाते हैं और इस प्रकार से ये पदार्थ जल चक्र में मिलकर धरातल पर पहुंच जाते हैं तथा अपक्षय चक्र का अंग बन जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि सभी जीवधारी खनिज लवणों का उपयोग करते हैं तथा उनकी मृत्यु के उपरांत ये खनिज अपघटित होकर मिट्टी या जल का अंग बन जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे पारिस्थितिक संतुलन या कह लीजिए इकोलॉजिकल बैलेंस। आइए देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पारिस्थितिक संतुलन का बना रहना पर्यावरण वनस्पतियों और जीव जंतुओं के लिए हितकर ही नहीं वरन आवश्यक है। पर्यावरण द्वारा नियत की गई सीमाओं में रहकर
मानव और जीवधारियों को अपनी आवश्यकताओं और छाट का समायोजन कर लेना ही पारिस्थितिक संतुलन है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक पारितंत्र या आवास में जीवों के समुदाय में पारस्परिक गतिक साम्यता की अवस्था ही पारिस्थितिक संतुलन है। और आगे देखेंगे कि पारितंत्र प्रजातियों की संख्या के रूप में एक स्थायी संतुलन को व्यक्त करता है। यह संतुलन निश्चित प्रजातियों के सहयोग से बनता है। कुछ प्रजातियां पोषण के लिए पर्यावरण से संघर्ष करके संतुलन बनाती हैं और इस प्रकार से एक प्रजाति का जीवन और पोषण दूसरी प्रजाति पर निर्भर करता है। घास के मैदानों में शाकाहारी पशु अधिक जबकि मांसाहारी कम होते हैं, अतः पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। और इस प्रकार से स्थानांतरी कृषि के कारण प्रजातियों के वितरण में परिवर्तन आया है। घास, बांस और चीड़ के वृक्ष वनों की संरचना बदलने में सक्षम होते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे पारिस्थितिक असंतुलन के दुष्प्रभाव। पारिस्थितिक असंतुलन के निम्न दुष्प्रभाव होते हैं, जिसमें पहला है नई प्रजातियों का आगमन, नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदाओं की उत्पत्ति, और नेक्स्ट है पादप समुदाय के संतुलन का बिगड़ना, आगे है प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन, आगे है घातक रोगों की उत्पत्ति, नेक्स्ट है जलवायु चक्र में परिवर्तन। इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कि विशेष आवास स्थानों पर पौधे और प्राणियों में घनिष्ठ अंतर संबंध होते हैं, जिससे जैव विविधता हो जाती है। पर्यावरण के कारकों का समुचित ज्ञान ही पारितंत्र के संतुलन और संरक्षण का उपाय है। हम लोग देखेंगे पारिस्थितिकी असंतुलन के उपाय। आइए देखते हैं। पारिस्थितिकी असंतुलन रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, जो इस प्रकार है। जिसमें पहला है पर्यावरण के साथ मानव के अनावश्यक हस्तक्षेपों को प्रभावी ढंग से रोका जाए। और नेक्स्ट है नदियों में कूड़ा करकट न डालकर जल प्रदूषण पर रोक लगाई जाए। तीसरा है जीवाश्म ईंधन की दहन प्रक्रिया को कम से कम किया जाए। आगे है वृक्षों के अंधाधुंध कटाव पर रोक लगाई जाए। और नेक्स्ट है वन्य जीवों का संरक्षण किया जाए। आगे है छठा सूखा, बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि प्राकृतिक आपदाओं पर रोक लगाने के सफल प्रयास किए जाएं। ग्रीन हरित प्रभाव तथा ग्लोबल वार्मिंग को तुरंत रोका जाए। और नेक्स्ट है पौधों, जीवों और पर्यावरण के साथ मैत्रीपूर्ण अंतर संबंधों का जाल बनाया जाए। और आगे है कार्बन उत्सर्जन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोका जाए। से आज हम लोगों ने अध्याय 15 का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।